जय गणेश। तो काफ़ी समय लगा नियुक्ति पत्र मिलने में। करीब 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था और जुलाई 2024 में मिला नियुक्ति पत्र। तो 2 साल पूरे एग्ज़ाम देने के बाद लग गए हैं और 2021 की पेट से परीक्षा हुई थी। तो कहने मतलब अगर देखा जाए तो प्रोसेस पूरा 3 साल का हो गया। तो यूपी के एग्ज़ाम में ऐसा होना कॉमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी 12 जून 2019 को और 2019 को ज्वाइन किया। फिर करीब 7-8 महीने बाद जब बढ़िया तैयारी हो गई तो कोरोना आ गया। कोरोना में फिर लॉकडाउन हो गया और फिर कोचिंग सारी बंद हो गई थी, ये भी बंद हो गई। फिर थोड़ा पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो गई। ऑनलाइन सर क्लास चलाते थे, लेकिन मैं करंट अफेयर्स और टेस्ट ये 2 चीज़ देता था। क्लास मैं नहीं ले पाता था या नहीं लेता था, इंटरेस्ट नहीं आता था। जब तक ऑफलाइन में ना हो वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो शुरुआती फेज़ था, तो उसमें जैसे सर वीडियो नहीं आता था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में सर ऐसे पढ़ाते थे, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम आ पाता था। लेकिन हाँ, पढ़ाई टेस्ट के माध्यम से रेगुलर चल रही थी। फिर 2021 अगस्त में मैंने रेगुलर ज्वाइन किया। हाँ, 2021 में अगस्त में रेगुलर ज्वाइन किया और फिर मुझे लगता है सर के बाद सबसे कम एब्सेंट मेरी ही रही होगी। तो मेरी पहली प्रायोरिटी कोचिंग और तैयारी ही थी हमेशा। सेकंड प्रायोरिटी पे दूसरा कुछ होता था। सुबह उठकर कोचिंग जाना है, कोई और काम से मतलब नहीं था। कहीं जाना भी है तो कोचिंग के ऑफ डेज में जाना है, वैसे नहीं जाना है। कोई एग्ज़ाम वगैरह बीच में पड़ गया तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं जाना है। हाँ, एग्ज़ाम के पहले भी बहुत बच्चे 4-5 दिन पहले छुट्टी ले लेते हैं अपना सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं लास्ट डे तक आता हूँ और लास्ट डे तक आने से यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो इस चीज़ का जिसने एक्सपीरियंस कर लिया या हमसे सुना गया, उसको फील किया और अगर लास्ट डे तक आता रहा तो उसके ये मान के चलिए 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे, जितना भी उसको आना होगा। तो लास्ट डे तक कोचिंग करिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे क्या आ जाए, उस लास्ट डे का पढ़ाया हुआ कोई भरोसा नहीं है, तो आता ही है। तो ये फिर उसके बाद जब लेखपाल पे आते हैं, लेखपाल की परीक्षा जब हुई तो 100 क्वेश्चंस थे, हिंदी के 25 क्वेश्चन। हाँ, मैं हिंदी पढ़ाने का काम पढ़ाता था, यहाँ पर हिंदी पढ़ाता था। समझ लीजिए मैं भी एक कैंडिडेट और जो सामने बैठे थे वो भी एक कैंडिडेट्स थे। तो लेकिन मैंने जितना मैं उससे हो सकता था मैंने उतना डिलीवर किया सबको, अच्छा से अच्छा पढ़ाया। और पढ़ाने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरे हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, 25 में 25 थे। तो जैसे कहा भी गया है कि विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है, तो वो उस दान का फल मुझे तुरंत मिल गया एग्ज़ाम में ही। तो सर ने मुझे मौका दिया, इसके लिए हम सर के बहुत आभारी रहेंगे। कि पढ़ाने से कॉन्फिडेंस आता है। पढ़ाने से क्या है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई है। और जब अपने बीच में पढ़ाएंगे आप तो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। हिंदी की क्लास वो पूरी भरी रहती थी, पीछे तक बच्चे रहते थे। तो हिंदी का ये हो गया। फिर उसके बाद मैथ्स का पेपर था, 25 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन किया नहीं था, 24 किए थे, 23 सही थे, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था। ग्रामीण परिवेश में सबका बुरा हाल था। बाकी बच्चे थे 25 में किसी के 7 नंबर, किसी के 8 नंबर, किसी 6 नंबर। हमने 21 क्वेश्चन किए तो 20 सही थे उसमें। और वो 20 क्वेश्चन सही होने का श्रेय ये है कि यहाँ जो डिटेल्ड स्टडी कराई जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से ही ज़्यादातर क्वेश्चन थे, योजनाएं भरी थी। 25 में लगभग 20 से 21 योजनाएं थी। और 20 से 21 योजनाएं जो कोई पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है और ऐसे संस्थान में कर रहा है जहाँ से उसको हर तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। और दूसरी चीज़ ये डिटेल्ड स्टडी जो इकोनॉमिक्स के इतने 2-2 मोटे बंडल जैसे नोट्स हैं वो, और इतने आराम से उसको पढ़ाया जाता है, कितनी बार रिवीजन किसी न किसी माध्यम से हो जाता है कि वो दिमाग में बैठ जाती हैं। और योजनाओं को पूछने का तरीका भी बहुत गलत था। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी तो उसको ऐसे लिखे थे, PMGSY। अब इसको जो कोई पढ़ा होगा वही जानेगा कि योजना कौन सी है। PMGSY, अब क्या समझेंगे इसको? हर तरह की योजना, जितनी भी योजनाएं आई थी ये सब शॉर्ट फॉर्म में ही आई थी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो गेस भी नहीं कर सकते।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैठने का जो फ़ायदा मिला वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण परिवेश में मिला, जहाँ से बच्चे आउट हुए और मैं वहीं से इन हुआ। तो जो यूपी ट्रिपल एससी का ये पैटर्न है कि कोई न कोई एक एक सेट मतलब एक पोर्शन टफ रखता ही है, ऐसा रखेगा जो मार्केट में चल रहा होगा उससे एकदम अलग रखेगा। सब लोगों ने घटना चक्र की ग्रामीण परिवेश रट रखी थी, घटना चक्र से भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं, वो भी मार्केट में स्टडी करते कौन सी बुक ज़्यादा बिकी है, उससे क्वेश्चन देना ही नहीं है। तो घटना चक्र से कोई क्वेश्चन नहीं, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी अच्छे से वही क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाया। और फिर कट ऑफ भी लास्ट में गई, पहले वो कई डीबी के पहले वाली कट ऑफ गई, फिर फाइनल रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, 83.25 मार्क्स कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात होती है। 100 मार्क्स के पेपर में 83.25 मतलब समझ लीजिए कि एकदम आपसे सिली मिस्टेक्स एक आध हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो फिर वो आउट हो गया बच्चा। जो 80 पर थे वो अपने आप को सेफ मान रहे थे, जितने भी प्रेडिक्शन करने वाले लोग थे उन्होंने भी सेफ माना था 80 प्लस, 80 या 81 के नियर अबाउट, लेकिन 80 81 अब 0.25 ऐड करते जाइए तब 83.25 तक पहुँचेंगे। हर 0.25 पे कई बच्चे, हर 0.25 पे कई बच्चे, तो कहने का मतलब 80 से 83.25 3.25 का गैप है, और 3.25 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 12-13 स्टेप आप आगे जाएंगे तब पहुँचेंगे वहाँ तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है केवल कि अगर लगातार आप यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, एक भी टेस्ट में मैंने मिस नहीं किया, एक भी टेस्ट, सिंगल टेस्ट में मिस नहीं किया। किसी दिन एग्ज़ाम होता है तो सर उस दिन छुट्टी कर देते हैं, उस दिन टेस्ट होता भी नहीं है, टीसीएस का एग्ज़ाम, आरओ का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उस दिन छुट्टी रहती है ज़्यादातर। तो टेस्ट एक भी मिस नहीं किया और उसी का परिणाम है कि ये रिज़ल्ट मेरे हाथ में है। और मुझे अब कॉन्फिडेंस भी अंदर से आ जाता है कि अब आप एग्ज़ाम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीसीएस प्री दिया पिछली बार, बच्चे बहुत परेशान थे पेपर कहाँ से आ गया, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। नियर अबाउट 100 क्वेश्चन मेरे कट पिटा के सही थे प्री के एग्ज़ाम में। मेंस सर लगातार कह रहे थे, हम तो 2 साल से लगातार कह रहे थे कि मेंस कर लो, लेकिन नहीं किया था मैंने, वो मेरी गलती थी। ऑप्शनल की वजह से मैंने नहीं किया था मेनली, लेकिन जब मेंस से ऑप्शनल हटा तो हमने एग्ज़ाम दिया। हाँ, कहीं ना कहीं वो सर के दबाव में ही दिया मैंने, पिछली बार वाला नहीं दिया तो सर ने थोड़ा सा कहा था कि आप बताते हम आपको ले चलते एग्ज़ाम दिलाने, लेकिन इस बार मैंने दिया जाकर तो मुझे लगा कि नहीं, पीसीएस भी कुछ नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, चाहे मेंस हो, प्री तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, मेंस में भी उसी पैटर्न पर स्टार्ट हो गया है। अब जिस तरह से एथिक्स सर ने पढ़ाई और जीएस 3 पेपर भी चल रहा है 2 में आईआर, तो मतलब वो दिमाग में चीज़ें चिपकती जा रही, लेयर फिट होती जा रही है। एग्ज़ाम में आपको उन लेयर को बस कॉपी पे उतार देना है अपने स्टाइल में, क्योंकि आप किसी की स्टाइल कॉपी करके मेंस नहीं कर सकते। सर ने आपको एक ट्रैक दे दिया, उस ट्रैक पर चलना आपको, आप तेज़ चलाइए बाइक, चाहे मतलब ब्रेकर है तो आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो सर नहीं बताएंगे। सर बता देंगे कि हाँ ब्रेकर हो सकते हैं, लेकिन ब्रेक आपको ही मारनी पड़ेगी। तो उसी तरह मेंस होता है कि मेंस में सर ने बता दिया ये ट्रैक है, अब उसको आपको लिखने का, आप कॉपी तो कर नहीं सकते। मेंस में कितना कॉपी आप मन में करेंगे? नोट्स आप पढ़ लिए, एक सर बदल दो, नहीं दृष्टिकोण डेवलप करिए, दृष्टिकोण बनाइए अपना, तो ये दृष्टिकोण बन गया तो आप अपने हिसाब से अपनी स्टाइल में कॉपी में दिखा देंगे। हो सकता है कि जिस तरह से आपने किसी कॉपी करके करना चाहा हो उससे अच्छा आपके मन में हो, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, दूसरे की काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा रहता है, अपनी काबिलियत पर कम रहता है, तो उससे अच्छा आपके मन में हो। तो हालांकि आप मन में हो ना हो, आप लिखेंगे वहाँ वही जो आपके मन में आएगा, किसी को कॉपी करने वाला नहीं आएगा। हाँ, बैठ कर क्लास में आप सुने तो वो चीज़ें ज़रूर क्लिक करेंगी, वो थोड़ा सा बैठते वो चीज़ें दिमाग में क्लिक करेंगी, वो आप कहीं कहीं बीच में लिख देंगे, जैसे बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये लिख दो, अकॉर्डिंग टू लिख दो, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है। जब आप किसी उसका लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ या अकॉर्डिंग टू जेम्स कीन्स, ये लिख देते हैं, तो मतलब उसको लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है। तो पीसीएस मेरा मतलब जिस हिसाब से यहाँ तैयारी किया उस हिसाब से तो मतलब जितनी उम्मीद है सर को मुझसे या आप सबसे, तो मुझसे जितनी उम्मीद है सर को वो रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाला रिज़ल्ट
आरओ हो या पीसीएस हो, आरओ तो 100% कन्फर्म है कि मैं फाइनल रिजल्ट लूँगा, अनटिल अनलेस कोई दिक्कत ना हो। तो आरओ में 400 सीटें हैं। रिजल्ट यहाँ के हर एक बच्चे का आ सकता है। अभी तो 6-5 महीने बचे हैं पूरे, और जैसी तैयारी में आप लोग हैं, वो मान के चलिए कि आप एकदम दहलीज पर खड़े हैं सिलेक्शन के। यहाँ तो जो कोई डाइवर्ट होगा, अब वो अपनी मर्जी, और जो कोई डाइवर्ट नहीं होगा उसका रिजल्ट 100% होगा, ये मैं कह रहा हूँ। इतने टेस्ट आप डेली संडे देते हैं, हर संडे एग्ज़ाम होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, कोई प्रेशर ही नहीं। भाई एग्ज़ाम में गलत कैसे होता है? प्रेशर में गलत होता है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। वो एक बाहर से इतनी चेकिंग पेकिंग लगा देते हैं कि वो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लगता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। लेकिन जो जय गणेश के बच्चे जाते हैं जब, तो वहाँ पर उनको लगता है एसटी देने आए हैं। अभी तक तो सेंटर भी अगल बगल ही होता था, आरओ और पीसीएस का, हो सकता है अब बाहर हो, तो लगता ही नहीं था कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और वहाँ आप बच्चों को देखेंगे तो करंट अफेयर रट रहे हैं बाहर, वो मैगजीन लेकर। आप लगेगा अब क्या पढ़ लेंगे ये करंट अफेयर, हम लोग डेली पढ़ते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स का है। यहीं से ये इन एग्ज़ामों में यहीं से बच्चे बाहर होते हैं और यहीं से अंदर होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में कोई तुक्का चलता नहीं है। ये जो जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा, और वहाँ इसके लिए डेली 1 घंटे मेहनत होती है। और वो बच्चे चाहते हैं कि हम 4 घंटे में पूरे 4-6 महीने का कर लें, तो कहाँ संभव हो पाएगा। आप तो उनसे पहले ही 15 नंबर आगे हैं, कम से कम 15 नंबर आप बाकी कोचिंग से पहले से ही आगे हैं। और जो अलग से जीएस वगैरह है, तो इसका कोई तोड़ नहीं। ज्योग्राफी में तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, आप क्लास में बैठे बैठे ही रट जाता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में कोचिंग आया, तो पहला टेस्ट मैंने ज्वाइन किया था। पहला टेस्ट शायद मैं थर्सडे को आया था, सैटरडे नहीं, संडे को एग्ज़ाम टेस्ट हुआ था। तो थोड़ा मैंने पिछले प्रीवियस ईयर्स पढ़ रखे थे, तो मेरे पहले टेस्ट में 80 नंबर थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड टेस्ट में कुछ 100 नियर अबाउट आए। थर्ड टेस्ट से मैं टॉपर लिस्ट में आने लगा। 117 नंबर, 115, 120, 18 ऐसे नंबर आने लगे। 1-2 बार फर्स्ट टॉपर भी बीच में आया, लेकिन वो कुछ बच्चे जो यहाँ पहले महारथी थे उनको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने कहा कि नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको जितना आता है मैं उतना करूँगा। और सर ने जो भरोसा जताया मेरे ऊपर कि आप कर लेंगे, मतलब ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। जो सर के पास ऑफिस में मिलने जाता है, सर उससे हमेशा यही कहते हैं कि आप कर लेंगे। तो ये जो आप कर लेंगे वाली लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन होती है। ये आपको इंकरेज कर देती, मोटिवेट कर देती अंदर से पढ़ने के लिए। आपको लगता है कि नहीं, हम हैं कुछ, मतलब हम कर सकते हैं चीज़। नहीं तो लोगों को अपने आप में विश्वास ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं। इस कोचिंग में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा, पढ़ाई तो मान लीजिए बहुत जगह हो रही है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन है आपका, और जो टीचर का आपके ऊपर विश्वास है, ये बेजोड़ है, इसका कोई जवाब नहीं है। और इसी से रिजल्ट बनते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, ठीक है। कोई भी छोटे मोटे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकला करते हैं, बहुत लोग तो बताते ही नहीं मारे शर्म के कि क्या बताएं, वहाँ तो आईएएस पीसीएस नीचे बातें नहीं होती। लेकिन रिजल्ट तो रिजल्ट है। क्या दुनिया आईएएस बन जाएगी केवल? क्या दुनिया पीसीएस बन जाएगी? क्या दुनिया आरओ बन जाएगी? बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, हर पोस्ट पे एक ही बंदा थोड़ी आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस पोस्ट पे अपने काम की हमेशा वैल्यू करिए, रिस्पेक्ट करिए। जो भी आप कर रहे हैं उसकी आप अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो ग्रोथ ही करेंगे। अपने काम से शर्माइए नहीं, कह रहे हम तो यहाँ पे पीसीएस वाले सब बैठे हैं, आरओ बैठे हैं, हम लेखपाल हैं। अरे लेखपाल है तो क्या हुआ, या किसी और भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में है, कहीं भी एसएससी में है, एमटीएस में है, कहीं भी है, तो है तो क्या दिक्कत है? जो है सो है, आगे के लिए प्रोग्रेसिव रहिए। उसको आगे आपको प्रोग्रेसिव नेचर में रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप उस पर ठप हो गए। अब मैं कल रात में आया, आज मैं कोचिंग तुरंत चलाया, मन ही नहीं मानेगा कि आप बैठे हैं, कोचिंग चल रही है और टाइम ही नहीं पास होकर 11 बजेगा ही नहीं घर में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आए बैठे इसमें। तो ये जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसा यहाँ पे पढ़ाई का पैटर्न चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं तो किसी और कोचिंग में आप जाके बैठिए, 3 घंटे जीएस पढ़ने में आप ऐसा बोर होंगे 3 से 4 दिन के बाद आप भाग जाएंगे। आपको लगेगा कि ये वाली जीएस तो हम तो नहीं हो पाएगा।
एकमात्र कोचिंग यही हमको समझ में आई। उससे पहले मैंने 1-2 जगह गए वन लाइनर वाले में, तो वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। एकमात्र कोचिंग ऐसी है जहाँ जीएस ही पढ़ाई जाती है 3 घंटे, और कोई चीज़ बात होती ही नहीं है। उसमें भी बच्चे एकदम इंटरेस्टेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। क्यों कनेक्टेड रहते हैं? क्योंकि कभी मैप के माध्यम से, कभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, मतलब कई तरीके से, जिस तरह से सर ने पढ़ाने का अपना एक डिज़ाइन बना रखा है, उसमें ये है कि आप बोर नहीं होंगे। और पढ़ाई करने का सबसे पहला टर्म है, पहला तरीका है कि बोर ना होना, तभी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो आप बैठे रहेंगे। कई कोचिंग जाएंगे, बच्चे पीछे सोया करते हैं, तो वो घर से प्रेशर के मारे आते हैं, अब क्या करें, जाना है कोचिंग, सोया करते हैं। यहाँ पे पीछे तक बच्चा एकदम एक्टिव रहता है। सर कुछ पूछेंगे तो आवाज़ पीछे से भी आ जाएगी, उधर से भी आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी। तो ये जो है इसका कोई जोड़ नहीं है, और जीएस से ही सिलेक्शन होता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सबके लगभग वैसे ही रहते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे, 1-2 नंबर। जीएस में आप कम से कम अगर 25 क्वेश्चन का है, 7-8 नंबर आगे जा सकते हैं, और 7-8 नंबर बहुत होते हैं। 7-8 नंबर में आपका डीबी सिलेक्शन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात, जो अब माहौल लगभग बन गया है, इन 2 रो में तो बन ही गया है, 3 रो में, इधर 3 रो में तो बन गया है क्वेश्चनिंग वाला। हाँ, क्लास डिस्टर्ब ना हो ऐसा क्वेश्चनिंग करिए, क्योंकि उस दिन क्वेश्चनिंग के चक्कर में ही हमको भी डांट पड़ गई थी। यहीं पे बैठा तो मैं, अब पीछे तो विशाल पूछ रहे हैं, आगे तो अनुराग पूछ रहे हैं, हम बार इधर उधर हो रहे हैं, तो सर कोई भी टीचर डिस्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे आपकी नज़र में सारे बच्चे हैं, और कोई गतिविधि करेगा बार बार तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्ब होता है। वो मैं भी यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा के ये सब चीज़ें फील कर चुका हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो चीज़ गलत थी। तो क्वेश्चनिंग वाला जो है कि कोई क्वेश्चन सर ने बताया करंट अफेयर्स में ही, तो हम लोगों की इन 3 लाइन की आदत पड़ गई है कि हर करंट अफेयर के हर एक पॉइंट से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो उसका हेडक्वार्टर हो, चाहे उसकी स्थापना हो, चाहे वो उसका किसी और चीज़ से कनेक्ट कर दें, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। एक पॉइंट करंट अफेयर से आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी ही परंपरा सब ग्रुप्स में होनी चाहिए, सब बच्चों में होनी चाहिए आपस में, लेकिन ऐसा कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, या तो उस समय क्वेश्चन लिख लें, जब बीच बीच में गैप होता है सर और भी बातें बताते हैं, तब आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद 10 मिनट रुक के वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो फ़ायदा मिलेगा, ये आपको वही नहीं पढ़ा आपने, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार, तो ये अदृश्य वाला हो जाएगा, ये सेवा टाइप की हो जाएगी। और बताने से जीएस जितना आप बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे सबको, उतना आएगा आपको। ये ना सोचिए ये वाला क्वेश्चन हमें पढ़ ले, चुप पढ़ ले, कोई जान ना पाए, नहीं तो सबको कंपटीटर है। यहाँ कंपटीशन तो आपस में क्या कंपटीशन, सभी वही पढ़ रहे हैं। आप बता देंगे तो आप तो नहीं भूलेंगे, वो सामने वाला भले भूल जाए, वो उसकी जिम्मेदारी है। अब आपने क्वेश्चन डिलीवर कर दिया, आंसर बता दिया, अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगले तक डिलीवर करेगा तो उसको याद रहेगा, नहीं करेगा तो नहीं याद रहेगा, गारंटीड है। वो आने वाले एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो गलत ही करेगा अगर उसने डिलीवर नहीं किया आगे तक, तो ये जान लीजिए। क्योंकि अपने आप किसी का बताया क्वेश्चन कोई उतना लेता नहीं है गहराई से, और गहराई जिसने लिया वो उसने आगे जरूर पहुंचाया, और आगे पहुंचाने में ही फ़ायदा है। जितने क्वेश्चनिंग हो सके, जितने क्वेश्चन बन सकें, हर एक पॉइंट में क्वेश्चन रहता है, ये जान लीजिए, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। सर जो पढ़ाते हैं उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं, किसी और चीज़ से कनेक्ट करके। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आके 3 घंटे में जो यहाँ सीखते हैं, सर सिखाते हैं, वो तो है ही, उसके अलावा कम से कम 25 क्वेश्चन डेली आप सीख सकते हैं यहाँ बैठ कर अकेले। और 25 क्वेश्चन का मतलब 25 दिन में 625 क्वेश्चन होता है। एक्स्ट्रा आप दुनिया से आगे चल रहे हैं, इवन यहाँ जो कोई नहीं कर रहा उससे 625 क्वेश्चन आप आगे हैं। तो ये छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको दिमाग में चलाते रहने चाहिए। ये नहीं कि जिधर हाँक दिया उधर चल रहे हैं, खाली चलना तो है ही, रास्ता तो दिखा दिया किसी इंसान ने। अब रास्ते में आपको भीड़ में फंसना है कि बगल साइड होकर निकलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर कोई एग्जाम पढ़ा सकता है हर कोई, लेकिन आपको निकलना कैसे ये आपको खुद जानना पड़ेगा। और इसी तरह जो कोई सेलेक्ट होके आएगा यहाँ बताएगा, उसको आप फील करेंगे, समझेंगे, तभी आप उसको लागू करेंगे। हमने भी किसी से सुना, आज हम भी सुना रहे हैं, आप भी वहाँ सुन रहे हैं, कल आप यहाँ बैठ खड़े होकर सुनाएंगे। तो सिलेक्शन तो हर एक लड़के का यहाँ हो जाएगा जो लगा रहेगा। अब ये नहीं कि 6 महीने में आया, नहीं कि 6 महीने में। मैं 2019 में आया था,
उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है आप लोग समझ ही रहे हैं, कैसे क्या एग्ज़ाम होता है और कितनी धांधलियाँ हैं, क्या 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 बहुत सारे स्टेप से गुजर के सिलेक्शन तक पहुँचता है इंसान। तो इन सब चीज़ों को पार करते हुए यूपी में जो कोई नौकरी पा ले बहुत बड़ी बात होती है आज। तो आपको उस पैटर्न में अभी से ढल जाना पड़ेगा कि कितनी भी धांधली हो जाए आपका रिजल्ट होगा। कितने बच्चे फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, सब थे, लेकिन मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत आगे था कट ऑफ से। हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम कोई एक क्वेश्चन इधर उधर से उधर हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा था एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो हमने कहा था इस बार 85 पॉइंट समथिंग है, अगली बार 87 पॉइंट समथिंग आएंगे और क्या होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका होना चाहिए। ये नहीं होगा कि ये तुक्के से आ गए, तुक्के से कुछ नहीं होता है, तुक्के से एक दो क्वेश्चन होते हैं। तुक्के से आप तुक्का भी तभी लगा पाएंगे जब आपको पूर्व आधारित कोई ज्ञान है उस बारे में, तो तुक्का लगेगा। वो नहीं कि सी ऑप्शन पकड़ के मार दिया उसमें, अब तो ये थोड़ी ना होता है। तो ये सब बातें हैं और बाकी जो सर बताया करते हैं वो बहुत सफिशिएंट है, और जो हमारा एक्सपीरियंस था मैंने वो बता दिया। बाकी किसी का क्वेश्चन कोई हो तो वो पूछ सकता है। इधर बैठने वालों कोई क्वेश्चन होता नहीं कभी, तो हम भी जानते, हम भी बैठ चुके हैं वहीं लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो। कठिनाइयाँ तो देखिए हर चीज़ में है, सर ने बताया था उस दिन। कठिनाइयाँ देखिए, कठिनाइयाँ ये आई कि आपको अवसर मिलेंगे। क्या अवसर? ये मिलेंगे कि आपको दूसरी रास्ते में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे भी सेंट पीटर्स के लिए आया था ऑफ़र, मैंने नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई है, उसको छोड़ना। जो छोड़कर अपने लक्ष्य को देख रहा है वही पाएगा। अब मैं भी चला जाता सेंट पीटर्स, कोचिंग मेरी चल ही रही थी, आराम से मैं 50-60 हज़ार घर में बैठ के कमाता, क्या ज़रूरत थी हमको। लेकिन जो एक सरकारी नौकरी का क्रेज़ है यूपी में, खास करके यूपी और बिहार में, देखिए आपको समाज में जीना है तो समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ेगा। आप समाज से कट के जी नहीं सकते। समाज से कट के आप कहाँ जिएंगे, क्या करेंगे अकेले समाज में करेंगे क्या? अगर आप किसी से कनेक्टेड ही नहीं है तो करेंगे क्या? तो समाज के हिसाब, समाज की मांग है कि सरकारी नौकरी चाहिए यूपी और बिहार में लड़का। यूपी बिहार में है तो भाई करिए वो उसको पूरा। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी पर्पज से बेस्ट है कि आप बाई चांस अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, कितना किसी को क्या किस एज में क्या हो जाए भरोसा नहीं। एटलीस्ट आपके पीछे फैमिली जो आप पे डिपेंड है वो तो दिक्कत में नहीं आएगी। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पर्पस यही है। और हमने ये ठान लिया था कि मैं प्राइवेट नौकरी नहीं करूँगा। नहीं होगा तो इतना हम यहाँ पढ़ लेंगे, इतना कर लेंगे, अपनी कोचिंग खोल के बैठेंगे, नहीं जय गणेश की दूसरी ब्रांच खुलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसमें। हमको ये चीज़ की टेंशन ही नहीं थी कि क्या करेंगे, क्योंकि इतना पढ़ लिए यहाँ बैठ के, इतना ज्ञान है तो क्या करना है, पढ़ाना है और क्या करना है, दूसरों को ज्ञान देना है। अगर भगवान ने नहीं देंगे वहाँ पहुँचाएंगे तो हम नहीं बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे। कहने का मतलब ये। तो आप इस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम करेंगे क्या। ये नहीं हुआ तो आप इतने काबिल बन जाएंगे कि आप 50 बच्चों को बैठा पढ़ा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर आप डाउट ना करिए, किसी इस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग मत करिए कि अरे हम नौकरी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ देंगे, या अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं उसको ज्वाइन कर लें, क्या करेंगे। इन सब चीज़ों को करेंगे तो फिर तो लीग से बाहर हो जाएंगे आप। तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आई उसको किनारे कर देना और अपने लक्ष्य पर डटे रहना। और वो आप यहाँ बैठेंगे तो आप डटे रहेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, लगातार आके एक्टिव हैं क्लास में एक्टिव का मतलब ये नहीं कि मोबाइल चल रहा है। तो क्लास में अगर आप एक्टिव हैं तो आप डटे रहेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में आप क्लियर कर देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भी आपस में एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी को पीछे करना नहीं चाहता, कोई किसी का ये नहीं कि इनके टेस्ट में ज़्यादा कैसे आ गए, उनके टेस्ट में ये कुछ नहीं है। तो ये एटमॉस्फेयर हर जगह तो नहीं मिलेगा। हर जगह एक दूसरे को इंसान काटने पे लगा हुआ है कि ये पीछे हो जाए, हम आगे चले जाएं। यहाँ पे इंसान यह है कि हम तो आगे जाएंगे, साथ में 2 को और लेके जाएंगे। तो ये भावना अगर आप में है, वही है ना कि अगर आपने अच्छी भावना किसी के प्रति रखी तो आपका घर अच्छा होगा। और फिर मैं जहाँ वहाँ भी गया तो वहाँ भी इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है सीतापुर में, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत सपोर्टिव नेचर, कोई दिक्कत ही की बात नहीं। कल जो 10 तारीख को ज्वाइन कर लिया मैंने शाम को,
हालांकि वो सुबह से ही दिखाया गया क्योंकि हम लोग योगी जी वाले प्रोग्राम में थे, तो हम लोग को सुबह से दिखाया। कुछ बच्चों को सिलेक्शन हुआ था वहाँ योगी जी वाले प्रोग्राम में, कुछ बच्चों को तहसील में ही डीएम दे रहे थे। तो जिन बच्चों को सिलेक्ट वहाँ के लिए हुआ था उनको सुबह से ही माना गया कि ये 10 तारीख को सुबह से ही ज्वाइन किए हैं। 10 तारीख सुबह ज्वाइन किया। 11 तारीख को मीटिंग थी एसडीएम सर से, वो उन्होंने समझाया ये सब चीज़ें। उन्होंने बताया कि पहला रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला चैप्टर है आपका रिस्पेक्ट। जो कोई भी अगर आप इस तहसील में है, वो आपका अगर पहले से वर्क कर रहा है तो सीनियर है। वो कंप्लेनेंट को छोड़कर जो आ जा रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट स्तर पर कुछ लगे हुए उनको छोड़ दीजिए, तो वो आपका सीनियर है, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिस्पेक्ट सबसे पहली बात है कि रिस्पेक्ट आपको करना है। फिर पूछे कौन कौन टेक्निकल हैंड है, ये सब है। तो हालांकि मैंने उस पर कुछ हाथ नहीं उठाया क्योंकि हम यहाँ सुने थे बने रहो लुल सरीलो फुल बने रहो पगला काम करेगा अगला। तो ये बस कोटेशन भी दिमाग में रहनी चाहिए। वहाँ पे हमने किसी चीज़ में हाथ उठाया, किसको टाइपिंग आती, एक बार भी हाथ नहीं उठाया मैंने। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जहाँ ज़्यादा काबिलियत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मेन काम है उसको आप सीखिए। अब वहाँ बता देंगे अगर कि टाइपिंग हाँ आती है तो ऑफिस में लगा देंगे, जाओ सुबह 10 से 7 ड्यूटी। ये सब का अलग काम नहीं है, वहाँ फील्ड वर्क है, अपना फील्ड में ज़्यादा मज़ा है। लोगों से बात करने में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने, जैसा सर ने कहा कि हमको विश्वास है कि यहाँ के बच्चे लोगों का हित करेंगे, वंचित शोषित वर्ग का हित करेंगे, तो श्योर है वो हित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लेखपाल पद बदनाम है पद, पैसा नहीं मिलेगा तो माना जाएगा पैसा लिया होगा, पैसा ले लेगा तो माना ही जा रहा है कि पैसा लिया ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए, मेरे लिए खास तौर पर पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो दायित्व मुझे सौंपा गया है उसका मैं ऐसा निर्वहन करूं कि वहाँ मिसाल बन जाए। मेरा नाम ले लो कि वहाँ पे उस क्षेत्र के जो लेखपाल हैं विवेक पांडे, वो ऐसा काम करते हैं। अपने काम से आप बनाइए, खराब कामों से नाम नहीं बने। दो ही काम से नाम बनते हैं, ये तो खराब काम है तो अच्छे काम से। तो मेरे तो हमेशा यही कोशिश रही है कि अच्छे काम से ही अपना नाम बनाऊं। तो बहुत सारे लेखपालों का नाम भी है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है, वो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन किसी वंचित शोषित वर्ग का आप नुकसान करके किसी धनाढ्य का फायदा कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं पाप। योगी जी ने भी हम लोगों को समझाया कि देखिए आप लोग अब ऐसी पोस्ट पे आ गए हैं कि आपकी पेन से लोगों का हित और अहित दोनों हो सकता है। तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जितने भी शोषित वर्ग वंचित वर्ग हैं उनका आप हित ही करेंगे, क्योंकि आपके कलम में बहुत ताकत है। जो इस पूरे जिस लेवल पे आप सिलेक्ट हुए तहसील लेवल पे, यहाँ पे किसकी ताकत नहीं है। योगी जी ने ये आकर बीच में ऐसा समझाया सबको। तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी ने भी यही कहा कि आप लोगों से यही उम्मीद की जाती है, और लेखपाल का पद आप लोग जानते ही हैं। बाकी तो आप तो इसी काम के लिए सरकार ने आप पर विश्वास किया, ये सब चीज़ें उन्होंने कही। तो ये चीज़ सब चीज़ें तो यहाँ सर से सिखा के भेजे हैं, क्या दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। हम यहाँ पर उस पैटर्न में, उस भाव में पूरा लबालब हो चुके हैं लबालब समझ रहे हैं? लबालब में डूब चुके हैं। लबालब का मतलब होता है एकदम डूब चुके हैं। अब सर उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। पैटर्न का मतलब कि सुबह 8 बजे आ जाना, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये सब चीज़ें तो सर से ही सीखना है। टेस्ट कितना भी कुछ हो जाए, पानी बरसा, सर सबसे पहले हाजिर थे 7:30 बजे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं आज तो छुट्टी है, पानी बरस रहा। तो जब हमारा गुरु ही ऐसा है तो शिष्य तो सीखेगा ही वैसा। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि फील करिए, कीन ऑब्जर्वर बनिए। कीन ऑब्जर्वर बनेंगे, चीज़ों को, बहुत सी बातें सर या बहुत सी बातें आपके बीच में कोई ऐसी उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि उससे सीख सकते हैं आप। वो बोलेगा नहीं लेकिन आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे करना क्या है, क्या कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए बहुत है, सीखने के लिए कोई कमी नहीं है। और जिस संस्थान में आप बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जय गणेश जी की है। तो बुद्धि तो रहेगी ही, बुद्धि की कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ा काम है बुद्धि का ही। अगर आपकी बुद्धि प्रखर है, बुद्धि तेज है, तो आपको फिर कोई पीछे नहीं कर सकता।
बुद्धि के आगे पैसा भी घुटने टेक देता है, चाहे जिसके पास जितना पैसा हो। अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि से आप सब कुछ जीत लेंगे, और बुद्धि के दाता के संस्थान में आप बैठे हैं तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। विश्वास करिए, और विश्वास है ही तभी यहाँ बैठे हैं। विश्वास थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इसलिए लंबा समय लगता है। अदर स्टेट भरेंगे तो आप पीसीएस क्रैक कर जाएंगे, उत्तराखंड भर दीजिए ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ आपदा राहत में ही आप लगे रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में नौकरी का पोस्ट का मज़ा है, बाकी स्टेट में उतना इन पोस्ट का मज़ा नहीं है। यहाँ पे उस चीज़ों में आप फील करेंगे, मज़ा लेंगे। तो मज़े के लिए आप उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहेंगे, और उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पेपर लीक का, धांधली का। फिर भी आप जिस संस्थान में बैठे हैं, पेपर लीक के बाद भी आप, पेपर लीक हुआ तो था लेखपाल का, आंसर की लीक हुई थी, वो सब चीज़ें हर एग्ज़ाम में हमेशा से होती आई हैं और होती रहेंगी। क्योंकि जब कोई 5 लाख 10 लाख या कह दो 1 करोड़ लोग तुले हैं कि नहीं पेपर हम लीक ही कराएंगे, और एक 15 लोग की टीम गठित है कि नहीं लीक नहीं करने देंगे, तो कौन जीतेगा? 1 करोड़ लोग। तो वो सरकार हालांकि बहुत से प्रयास कर रही है अब कि नहीं लीक हो पाए, बच्चों के साथ शुचितापूर्ण ढंग से एग्ज़ाम हो और फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। इस सरकार में ये तो है कि फेयर सिलेक्शन हुए हैं, कोई रुपए पैसे की मांग कहीं किसी स्तर पर नहीं हुई। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, उससे कम वाले के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि इस सरकार में थोड़ी बहुत, देखिए अपोजिशन भी थोड़ा बहुत इसमें इंटरफेयर करता है कि पेपर लीक हो, सरकार की बदनामी हो, ये हो, वो करता है। तो लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिना 1 रुपये दिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पिछली सरकारों में थोड़ा सा ऐसा इसके विपरीत था कि थोड़ा बहुत इंटरनल अफेयर उसमें चलता था। खैर वो सब तो बात की बात है, मेन बात है पढ़ाई की। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा एट लास्ट यही कहना है कि आप लोग रेगुलर पढ़िए, रेगुलर करंट अफेयर्स लिखिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। टेस्ट से तो एकदम समझ लीजिए टेस्ट रामबाण है, टेस्ट है रामबाण। अगर 150 क्वेश्चन में आपके 100 क्वेश्चन सही हुए, 50 नहीं आए या गलत हुए, 50 नहीं आएगा तो वो 50 तो आप जाके लिख लीजिए किसी कॉपी में, अगर हो सके तो, नहीं तो याद तो कर ही लीजिए या उसी में हाईलाइट कर लीजिए 50 क्वेश्चन। आपका उस टेस्ट से 50 क्वेश्चन तैयार हो गए मान के चलिए, जो आपको नहीं आता था, जो आप, तो हर संडे 50-50 क्वेश्चन अगर तैयार होता है, जो एक अच्छी तैयारी में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे कम वाले तो अभी 100 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। तो करिए, लेकिन धीमे धीमे वहाँ उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। और आने वाले समय में बहुत सारे रिजल्ट यहाँ से हैं, बहुत सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, जो यहाँ पिछले लगभग 1 साल से पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी इस लेवल तक हो गई, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा, सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं है। किसी एग्ज़ाम में मैथ्स वगैरह आती है, इतनी अच्छी क्लास सर ने लगा रखी स्टार्टिंग में ही मैथ्स और रीजनिंग की, उसको आप ज्वाइन करिए। हिंदी अभी तक पढ़ाते थे, अभी अब मान लीजिए कोई और पढ़ाएगा, लेकिन नोट्स ही ऐसे बना दिए गए हैं कि आप उसको एक बार रीडिंग कर लेंगे, हिंदी आपकी तैयार, और गारंटी है कि उससे बाहर नहीं आएगा। जो नोट्स हैं आने वाले 2-3 सालों के एग्ज़ाम में, उससे बाहर तो नहीं आएगा। वीडियो जैसे एग्ज़ाम में जिसमें पूरा हिंदी कवर थे, पूरी हिंदी कवर्ड थी, मतलब रस छंद अलंकार क्या क्या जो होता है हिंदी में सब कुछ था। जीवनी छोड़ दो, उसकी मतलब नहीं था। वो सब में 50 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन यहाँ के बच्चे सही किए हैं, 50 से 50 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे, ये समझ लीजिए। जिसमें कि इतना सारा साहित्य भी था। साहित्य को फंसा पाना बहुत मुश्किल होता है जब तक आप डिटेल्ड में न पढ़ें, वो बस खाली बुक और राइटर पढ़ना थोड़ा टफ होता है। जब तक उस बुक के बारे में आप जानेंगे नहीं तब तक वो मज़ा नहीं आती। तो हालांकि वो पीजीटी की क्लास तो थी नहीं, यूपी ट्रिपल सी वीडियो की परीक्षा थी तब, तो उसमें मैंने पढ़ाया था। तो 50 के 50 क्वेश्चन सही थे, और यहाँ करमेंद्र भैया के 48 क्वेश्चन सही थे। उनका सिलेक्शन हो गया है, वीडियो में डीवी भी दिए हैं, हो सकता है फाइनल भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़िए, जो नोट्स यहाँ पे हिंदी का दिया गया है, हमको, मैं तो कहता हूँ सब लोग ले लीजिए और उसको एक बार खाली रीडिंग कर लेंगे, 100% सिलेक्शन तय है, उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब मान के 95% क्वेश्चन तो उससे जरूर रहेंगे। तो और बाकी सारे नोट्स का तो कोई जवाब ही नहीं है, उससे तो आप लगातार पढ़ते, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आएगा। मैप के माध्यम से सर पढ़ाते हैं, मैं देखता हूं कि मैं तो लगभग 3 से 4-5 बार ज्योग्राफी पढ़ चुका है यहाँ बैठकर। हर बार कुछ सर नया, हर बार कुछ नए तरीके से और कुछ आसान तरीके से।
जो मैंने 2019 में मैं आया था तो यही जियोमॉर्फोलॉजी ही चल रही थी, जियोमॉर्फोलॉजी चल रही थी तब जो मैंने पढ़ा था, और आज 2024 में मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहा हूँ। सर के पढ़ाने में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। ज़मीन आसमान का अंतर कैसे? बहुत ईजी हो गया है, मतलब इतना ईजिली उसको आपके दिमाग में चिपक रहा है अब कि पूछिए ना। ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ, सर के पढ़ाने में भी चेंज हुआ। कहने का मतलब ये है कि सर ने भी अपने आप को अपडेट करते रहे, इसका मतलब। नहीं तो टीचर आजकल अपडेट कहाँ होते हैं, वो एक बार बस पढ़ लिए, वही पढ़ा रहे हैं, उसी धरने पर पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो स्टूडेंट को तो अपडेट रहना ही पड़ेगा क्योंकि उसे एग्जाम देना है। और अगर आपके कोचिंग में टीचर अपडेट है, इसका मतलब आप यहाँ पे सोने पर सुहागा वाली स्थिति है। तो आप तो वैसे ही आपके हाथ में सोने पर सुहागा हो जाएगा, टीचर अगर अपडेटेड है तो। 2019 और 24 के बीच में मैं सोचता हूँ पीछे जाकर, तो जो पढ़ाने का तरीका हमेशा अव्वल था, लेकिन क्योंकि टाइम डिमांड अब ये है तो सर ने अपने आप को अपडेट करके अब इस पैटर्न पर लाए। ठीक है, तो जब वो था तब उस पैटर्न पर अव्वल थे, आज ये है तो अव्वल। अगर उसी पैटर्न पर आज भी होते तो अव्वल ना होते। तो अपडेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। हर दिन आपको अपने आप को अपडेट करना है, समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, और दूसरों की बातें सुनने की थोड़ी क्षमता डेवलप करनी है। सुन लीजिए, कोई इसमें सुनने में ना छोटे हो जाएंगे ना आपका बेइज्जती हो जाएगी, कोई बेइज्जती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपके बगल वाला बैठकर कोई सीनियर कुछ कह रहा है तो उसको आप सुन लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है उतना बेस्ट है। जो भी एटमॉस्फेयर यहाँ बना हुआ है, ABCD C1 C2 हो गया अब तो। अब C1 वालों को मेहनत करनी पड़ती है। पहले C2 वाले उधर से बच्चे बता देते थे, अनुराग और इधर सब लोग बता देते थे। तो हालांकि अभी भी कोई बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है C2 में, कॉन्फिडेंस थोड़ा ये अभय को डेवलप करना चाहिए। आता है इसको, लेकिन ये बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। मेरे स्टूडेंट यहाँ काफ़ी बैठे हैं, ये अभय, ये इधर। तो स्टूडेंट्स भी देखिए, उसी क्लास में स्टूडेंट, उसी क्लास में टीचर। अब कोई और मेरी जगह होता कहेगा स्टूडेंट पढ़ने आ गए, हम थोड़ी पढ़ेंगे अब। अरे क्यों नहीं पढ़ोगे? सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आप हमको तो मुझे गर्व फील होता है, मैं ही इन लोगों को यहाँ पर लेके आया ज़बरदस्ती, कि जिस पैटर्न जहाँ से मैंने सीखा आप भी वहीं से सीखिए। क्योंकि सर ने बताया था ना, टीचर और पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपने से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स को डिलीवर हो। तो मैं यहाँ पर लेके आया इन लोगों को, इसीलिए लेकर आया कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत बाद में पता चला इस कोचिंग के बारे में, या सर भी बहुत बाद में 2015 में ही आए हैं, तो 2019 में 4 साल मुझे लग गया आने में। तो इन लोगों को एटलीस्ट वो दिक्कतें ना हो। 12th पास आउट होते ही यहाँ पर मैंने बैठा दिया इन लोगों को, और ये भी कह दिया कि इन्हीं 2 सीटों में आगे बैठना है, नहीं इधर उधर दोस्ती चक्कर में पड़ो तुम करोगे। तो छोटे में क्लास 12th में बच्चों में ज़्यादा फ्रेंडशिप वाली वो रहती है ना फीलिंग, कि हमारा ये फ्रेंड वो फ्रेंड, तो वो सब स्थितियाँ यहाँ पे निचलती नहीं है। फ्रेंडशिप उतनी रखिए जितनी ज़रूरी है, पढ़ाई से पढ़ाई तक। हर जहाँ खड़े हो वहाँ क्वेश्चन ही करिए, या तो वो फ्रेंड रुकेगा या तो भाग जाएगा। पढ़ने वाला होगा तो आपके साथ चिपका रहेगा, नहीं पढ़ने वाला तो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से फिल्टर हो सकता है। फिल्ट्रेशन थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ लगा सकते हैं आप जहाँ भी खड़े हो क्वेश्चन करते रहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो आपके साथ चिपके रहेंगे, जो नहीं होंगे वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। वो वही ज़रूरत है। तो जैसे ये जो ज्योग्राफी वगैरह इतने सारे ये लेके यहाँ है, ये पहाड़ी है यहाँ, ये यहाँ इतने सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि हज़ारों में है, सर इनको याद करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि रिटन है? हाँ शेयर करना। हाँ, अरे क्यों नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है, जब सर पढ़ाते हैं मैप के माध्यम से, तो आप मैप को देखिए। जब मैप को देखेंगे तो आप तो उसमें पिक्चराइज कर लीजिए अपने माइंड में। रटने की कोशिश कम करिए, पिक्चराइज करने की कोशिश ज़्यादा करिए। तो आपको याद रहेगा कि हाँ अथाबास्का कहाँ बताया था, है ना, ग्रेट बियर कहाँ बताया था। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में कनाडा याद आता चला जाएगा ऐसे ही। और उसके साथ साथ अपने अगल बगल पूछते रहिए थोड़ा बहुत। जब पूछने से बहुत आता है, मतलब जीएस का मतलब है आपको जितनी क्वेश्चनिंग कर पाए उतनी क्वेश्चनिंग करिए। जो क्वेश्चन बन पाए वो क्वेश्चन बनाइए। भले आपको हो सकता है कि आपको खुद ना आता हो, लेकिन उस टाइम पर वो क्वेश्चन बना तो आप बनाइए। ये नहीं सोचे कि ये तो हमको नहीं आता, ये ना पूछो। पूछिए, वो क्वेश्चन पूछिए। गूगल करना पड़ेगा और क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। तो शर्माइए नहीं, यहाँ पे सीखने आए तो दिल खोल कर सीखिए।
ये नहीं कि हमको तो आ गया बहुत, हम पूछेंगे इनसे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अनुराग पूछता है मुझे नहीं आते, गूगल होता है या अनुराग बताए। तो कहने का मतलब आप कहीं से भी सीखिए, आपको सीखने आए हैं तो सीखिए ही, 100% उसी को दीजिए। और आने वाले 1 सालों में कोई ना कोई रिजल्ट यहाँ से, अब सर ने बताया था हर हफ्ते लड्डू खाने का मौका आ गया है, तो हर हफ्ते लड्डू बंटते रहें, ऐसी मेरी भी कामना है। और आने वाले 22 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है आरओ का, और उससे पहले 27 अक्टूबर को इसका भी है पीसीएस का। उससे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट है एग्ज़ाम, बीपीओ की पोस्ट निकली थी 1468, उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है लगभग। मान लीजिए केवल 40,000 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है जो मेंस देंगे, तो 40,000 बच्चों में मैं भी हूँ, तो वो भी एग्ज़ाम दे देंगे। तो हो सकता है कि रायबरेली ही आ जाए उससे पहले ही, ट्रांसफ़र ऑफ मार्क्स पहले। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी स्पीच को यहीं पर रोकता हूँ। और आप लोगों के बीच में जो एक तरह से विश्वास मिला, सब आपस में जो लोग विश्वास जताते थे, सबसे बड़ा कारण यही है विश्वास का, है कि भैया के तो नंबर आएंगे ही, भैया का टेंशन। तो भैया को लगता है पढ़ना पड़ेगा, नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा बेइज्जती हो जाएगी। तो तैयारी करके हर संडे में ढंग से तैयारी करके आता था। हाँ, पिछले 1-2 संडे में तैयारी नहीं करके हुए तो नंबर ठीक ठाक आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा सा रुचि रखिए, नहीं तो केवल पढ़ते पढ़ते बड़ा ऊब जाता है मन। और दिन भर में 1 घंटे अपने आप को दीजिए, शाम को अपने आप को 1 घंटे दीजिए, जो आपका मन करता है वो करिए, तब जाके घर पढ़ेंगे रिफ्रेश होकर, तो वो मज़ा जो आती है, जो पढ़ेंगे 2 घंटे में, जो बच्चा 4 घंटे से पढ़ा घर में बैठे बैठे, उससे ज़्यादा पढ़ जाएंगे आप। तो कहने का मतलब यही है कि रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइट शेड्यूल मत बनाइए, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शेड्यूल बना है एकदम फिक्स, खाली उसमें आधा घंटा सोने का बीच में लिखा है वो लिखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, रिश्तेदारों के लड़के आएंगे तो उनको दिखाने में अच्छा लगता है, बस। एक्चुअल को तो काम हो नहीं रहा होता है। एक्चुअल में काम होगा वो जो आप यहाँ 3 घंटे बैठ के पढ़े हैं, 3 घंटे जो आपने सीखा है उसको जाके आपने घर में पढ़ा है और क्विज तैयार की है और टेस्ट के लिए तैयार किया है, इतने में ही समय बीत जाता है। और मेंस जो कोई पढ़ रहा है, मेंस में तो कोई जवाब नहीं है। मेंस में सर ऐसा कहानी के माध्यम समझाया जाता है कि मज़ा आ जाती है। तो हालांकि पहले मुझे लगता था बड़ा बोरिंग होगा मेंस, लेकिन कोई बोरिंग नहीं। एथिक्स मेरे लिए पहला, मतलब सबसे पहली बार मैंने एथिक्स पढ़ा, पूरी एथिक्स मैंने आप बैठ कर पढ़ी, और एकदम नया सब्जेक्ट, किसी भी के लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन वो है यही सब जो हम लोग करते रहते हैं अनजाने में, वो चीज़ें उसको लिखित वे में वहाँ पे डाली गई हैं कि आपको ऐसे करना, आपको वैसे करना है, एटीट्यूड ये है, एप्टीट्यूड ये है, ये है, ये है। तो जब बिना पढ़े हमारे लगभग 80 के 83 नंबर थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि 110 वस्तु मैं ले आऊँगा एथिक्स में ज़रूर। तो ये यहाँ तो 20-30 नंबर का गैप होकर मैं पीसीएस में मेंस में रह गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अब GS2 और 3 पे भी काम शुरू हो गया है। और अब तो सब पढ़ाया है, 1-2 टॉपिक नेशनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, बाकी अब तो पढ़ाया। एनवायरमेंट इकोलॉजी चल रही है, सब मज़ा आ रही है उसमें। तो अब तो पढ़ाया है, अभी तक जो नहीं पढ़ा था उसमें इंटरेस्ट था, अब तो 70% 60% तैयार है, पढ़ा है, तो 30-40% पे ही मेहनत करनी है। तो अब मुझे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि अब निकल जाएगा एग्ज़ाम। पीसीएस मेंस भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कोशिश ये करिए कि घर में बैठ के पढ़िए, घर में कोई शांति का कमरा उठा लीजिए, मतलब रख लीजिए, वहीं पढ़िए। लाइब्रेरी थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 1 महीने गया, लाइब्रेरी में बहुत टाइम जाता है। आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि अब तो यहाँ आ गए 6 घंटे बैठना है, अब आपकी स्पीड स्लो हो गई। जैसे ही मन में आया 6 घंटे बैठना है, पढ़ने की स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। बीच में आप निकलेंगे चाय पीने, बीच में निकलेंगे कोई दोस्त मिल गया, लो डिस्ट्रैक्शन, बीच में आप वीडियोस देखेंगे, रील्स खिसकाएंगे, कुछ बच्चे सोते भी हैं वहाँ दिन में, लाइट नहीं रहती घर में, वहाँ एसी सो रहे हैं, 500 रुपये महीना में क्या दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों, लाइब्रेरी से बचिए। घर पे रहेंगे, आपको ये दिमाग में है कि अभी 2 घंटे बाद मम्मी ये काम कह सकती हैं, तो आप 2 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है, स्पीड तेज होगी। और सारा खेल स्पीड का है। एग्जाम में आप जाएंगे तो खटखट 2 बार पेपर सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे एक बार नहीं सॉल्व कर पाते, पता ना 120 तक पहुँचे, लो छिन गया पेपर, 150 क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए। और बहुत बार ये होता है कि स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन लगता है, बाद में ईजी लगता है। अब बच्चे स्टार्टिंग में फंसे हैं, 120 ईजी वाले में पहुँच नहीं पाए,
और एक क्वेश्चन इजी गलत करने का मतलब है कि आप बहुत पीछे हो गए, तो और 30 क्वेश्चन आप टच ही नहीं कर पाए या फिर से रिवैल्यूएट नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन पेपर को 2 बार यहीं से आदत डालिए कि आप 1.5 घंटे जो यहाँ मिलता है 2 बार सॉल्व करना है। एक बार चाहे पीछे से आगे की तरफ आइए या आगे से पीछे तरफ जाइए, और सॉल्व करने के दौरान बिल्कुल बिना दिमाग लगाए जो आता है उस पर टिक लगाते जाइए। बस किसी में दिमाग लगाना पड़ रहा है उस पर टिक लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सेकंड राउंड में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 150 में, मैं बता रहा हूँ, यहाँ जिसने मन लगा कर पढ़ा है फर्स्ट राउंड में 100 क्वेश्चन वो कर ले जाएगा एकदम बिना दिमाग लगाने। देखा नहीं कि टिक, देखा नहीं टिक, ये केवल पढ़ के टिक मारते चले जाएंगे आप। बाकी बचे 50 क्वेश्चन में आप जब सेकंड टाइम आएंगे उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन और हो जाएंगे। 10-20 क्वेश्चन छोड़ा भी जाता है, ये नहीं कि 150 में 150 करना है, छोड़िए भी 10-20 क्वेश्चन, रिस्क मत लीजिए। 125-30 क्वेश्चन करने का मतलब है कि बहुत आगे हैं आप, और 100 क्वेश्चन तो पहली बार में आपने पहली नज़र में ठीक कर दिया। तो सेकंड राउंड में 25-30 में आपने दिमाग लगा कर किया, 25-30 में कुछ तो सही हो, 18-20 तो सही होगा। तो 10-12 क्वेश्चन गलत हुए तो होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको प्री तो क्वालिफाई करना है ना कि उसमें मेरिट बननी है। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा इन्हीं संडे के टेस्ट से अपनाइए, और इन संडे के टेस्ट में, यहाँ के संडे टेस्ट में 150 में 150 अटेम्प्ट करिए, क्योंकि गलत होने के बाद जल्दी सीखता है मन। जब आपने क्वेश्चन गलत, ये नहीं कि ऐसा अंधी मार दिया, पढ़िए उसको, समझिए, सोचिए कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना, कहाँ नहीं सुना, तब मारिए, लेकिन मारिए जरूर टिक। गलत होने से मत डरिए, अगर गलत हो रहा है यहाँ होने दीजिए, यहाँ तो गलती करने के लिए बैठे हैं, यहाँ गलत करेंगे, सीखेंगे तो एग्जाम में वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो 150 में 150 अटेम्प्ट करिए, भले वो वहाँ 50 गलत हो जाए, होने दीजिए 50 गलत, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो यही करता हूँ। एक आध क्वेश्चन अब छूट जाए तो अलग बात है, गलती से कभी कोई बीच में लिखा रहता है तो दिखाई नहीं देता ऐसा इतना घना पेपर रहता है कि आपको बड़ा मन लगा देखना पड़ता है। पता चला 66 के बाद सीधा 68 पहुँच गया, 67 भूल ही गया बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं गलती से, बाकी छूटता नहीं है। 150 में 150 अटेम्प्ट करिए, 50 गलत हो रहे हैं, 80 गलत होने दीजिए, 80 गलत, शर्माइए नहीं। सर तो कभी किसी को कहते ही नहीं, और बाकी कोचिंग में तो चिल्ला चिल्ला बताते हैं 8 नंबर 2 नंबर। यहाँ पे किसी को कभी कम नंबर के लिए कुछ कहा ही नहीं गया। कहो आपके बगल वाला नहीं जानता हो कि आपके कितने नंबर थे पिछले टेस्ट में, अगर आपने दिखाया नहीं होगा तो सर किसी को पब्लिश नहीं करते हैं कम नंबर वालों को। सबसे बड़ा इंकरेजमेंट तो यही सब इंकरेजमेंट के पार्ट्स हैं। हर एक जगह पे इंकरेजमेंट नहीं है, हर स्टेप पे इंकरेजमेंट का काम, मोटिवेशन का काम, आपको आगे पुश करने का काम सर कर रहे हैं, और ये होता ही रहेगा, और लगातार अपडेशन के साथ होता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार हर 1-2 महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है यहाँ। तो ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेशन वाली कोचिंग रायबरेली में तो क्या, मेरे पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। हर जगह हो रहा है बिजनेस, यहाँ पर हो रहा है सिलेक्शन। सर सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोग बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी अपनी सोच है, वो उनकी सोच है बिजनेस करने की, और ये सर की सोच है। हो सकता है कि उनको अच्छी नींद ना आती हो, सर को बहुत बढ़िया नींद आती होगी रात में सोने के बाद। तो ये डिफरेंस है, नींद आना भी बहुत बड़ा बात है कि बिजनेस करने वालों को ज़्यादा पैसा आ गया तो अब टेंशन है, टेंशन तो रहेगी, ज़्यादा पैसा ज़्यादा टेंशन। सर को कोई टेंशन नहीं, सर को ये है कि हमने अच्छा डिलीवर किया, हमने पूरा 100% दिया। वो एक संतुष्टि की, सेटिस्फैक्शन की नींद लेते हैं, और सेटिस्फैक्शन की नींद लेने वालों की संख्या अब बहुत कम हो गई। मात्र 20 से 30% लोग रह गए हैं सेटिस्फैक्शन वाले। बाकी 70-75% वाले लोग टेंशन में सोते हैं, 70-75 में 50% लोग नींद की गोली लेकर सोते हैं, दवाइयाँ खाकर सोते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको अपने माइंड में रखनी है कि इन सब चीज़ों के साथ इन सब चीज़ों को भी सीखना है। पढ़ाई तो एक मेन पार्ट है, ये सब चीज़ें आपको आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को बनाएंगी। समय लग सकता है, समय मुझे भी लगा है, समय आपको भी लग सकता है, लेकिन समय से आप घबराइए नहीं। दोस्त यार हो सकता है पहले सेलेक्ट हो जाए, मेरे बहुत सारे दोस्त पहले सेलेक्ट हो गए, कोई बैंक में हो गया, कोई कहीं हो गया, किसी ने प्राइवेट ज्वाइन कर लिया, बीटेक करके कुछ कर लिया। लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, वो भी रायबरेली में रहकर पानी है। मैं दिल्ली, लखनऊ, मुंबई नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहकर पाऊँगा। और यहाँ पे जो आता है वो यही समझता है कि हाँ इस दिल्ली से तो बेस्ट यहीं है, तो वहाँ जाकर रहना, खाना बनाना, दुनिया भर लफड़ा कम करें, और फीस भी यहाँ से 10-20 गुना फीस एक बार में। यहाँ लगातार बैठ के पढ़िए, अब अपनी कोचिंग है, अपना परिवार है, मज़ा आती है। समय लग सकता है, समय हो सकता है आपको भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं बताया उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आप, तो यहाँ पे समय लगना लाजमी है। लेकिन डाइवर्ट ना होइए,
अपने आप को, मन को समझाइए कि एक कोई एग्ज़ाम होगा जिसके रिजल्ट में मेरे PDF में मेरा रोल नंबर होगा, बस वहीं से आपकी लाइफ चेंज। जिसने आपने पिछले सैकड़ों एग्ज़ाम दिए उनका कलंक मिट जाएगा उसी दिन जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लंबे समय को बैठकर यहाँ पर जीने से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और आप मन में मनाइए कि जल्दी सिलेक्शन ना हो जाए, कि साल भर में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। फिर साल 2 साल लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। जो 2.5 साल में अगर आप यहाँ 2.5 साल जो रुक गया, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के निकलता है यहाँ से बाहर कि उसको लोग देखते ही जान जाते हैं कि इस लड़के में कोई कुछ दम है। ठीक है, मैं भी वहाँ पर सीतापुर गया तो मतलब हो सकता है कि बिहेवियर में वो चीज़ें आ गई हैं, या बहुत ही हाथों हाथ काम लिया गया। मतलब वहाँ के लोगों को लगातार बुला रहे हैं। हमने सर से कहा कि सर हमको थोड़ा जाना है, क्या आप जाइए। मैंने कहा जो रजिस्टर बनवाए आप साइन वाला, अरे जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइएगा। मैं ठीक। तो ये बिहेवियर से होता है। बिहेवियर आपने जैसा जिसके प्रति रखा, हमने अच्छा रखा, अच्छा फीडबैक मिला। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अदर दैन पढ़ाई। स्टडीज़ के अलावा ये चीज़ें आपके अंदर अगर आ गई तो आप समाज में ऐसा जिएंगे कि आपको मज़ा आने लगेगी। फिर हर कोई आपसे मिलना, बात करना चाहेगा, हर कोई आपसे कुछ पूछना चाहेगा, राय लेना चाहेगा। सबसे बड़ी बात होती है राय लेने की। राय सबसे ली नहीं जाती है, या आप भी जानते हैं। तो राय जो कोई अगर ले रहा है आपसे, इसका मतलब आप में कुछ काबिलियत है। हाँ, वो चीज़ें आपको शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप हो चुकी है कि आप ऐसा नहीं कि हमसे राय लिए तो हम बहुत बड़े वो हो गए। नहीं, वो चीज़ें नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें यहाँ से आप लेकर निकलेंगे कि जहाँ जाएंगे वहाँ अपनी छाप छोड़ कर आएंगे आप। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, सर के बिहेवियर पे, सर के बातों पर। सर मैं देखता हूँ सर कुछ बातें करते हैं जो थोड़ा नए बच्चे, न्यूली कमर्स हैं बच्चे, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। सीखेंगे अभी थोड़ा धीरे धीरे, 3-4-5 महीने में वो भी ट्रेंड हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में होता है ऐसा, तो जब सीख जाएंगे तो फिर वो भी उसी परंपरा में ढल जाएंगे। तो इसी के साथ मेरा ये स्पीच को मैं ख़त्म करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद।